हाँ जी बच्चों, चलो शुरू करते हैं। अपना चैप्टर जो है वो है, नाम हमारे चैप्टर का इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है, पहले मेरे को आप ये बता दो। हमने इंट्रो क्लास के अंदर एक बात सुनी थी कि लिखा था हम लोगों ने कॉपी में कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसका मतलब देयर शुड बी ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बिटवीन रिसिपिएंट एंड पेयर। तो अगर लेने और देने वाले के बीच में रिश्ता जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है तो कंसिडरेशन का नाम क्या है सर? सैलरी है। और बीच में अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो भी। अब ये जो सैलरी चैप्टर है, ये सैलरी चैप्टर हमारे को करना है और किस तरीके से करना है कि ना, हमें ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हमारा ना एम्प्लॉयर है और ये हमारा एम्प्लॉई है, ठीक है? ये हमारा एम्प्लॉई है, समझ गए ना? एम्प्लॉई के सिंग हमेशा नीचे होते हैं, जी जनाब ऐसे करता रहेगा। तो ये ई आर स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयर और ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई। अब ये जो कंसिडरेशन देता है ना इसको काम करवाने के लिए, ये बहुत सारे तरीके से देता है। ये कैश भी देता है, ये काइंड भी देता है और ये इसको कुछ सर्विसेज भी देता है। सर कैश दिया, जैसे सैलरी मुंह पे मार दी 31 तारीख को कैश में, ले पकड़ तेरी इनकम, अच्छा जी। और एम्प्लॉय क्या कहते हैं? थैंक यू सर। अब काइंड कैसे? काइंड तुम्हारे को दे दिया उसने, गाड़ी दे दी, कार दे दी, इसको हम कहते हैं परक्यूजिट्स। क्या कहते हैं? परक्यूजिट्स। तो ये परक्यूजिट्स दे दी, स्टाफ क्वार्टर दे दिया रहने के लिए, ठीक है? और सर्विसेज के अंदर जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। एक तुम्हारा कार्ड बनवा दिया और बोला जाओ उस हॉस्पिटल में जा करके भाई का नाम ले देना, ऐसे नहीं, जाके कार्ड दिखा देना और सारे बिल्स मेरी कंपनी पे आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी तुम्हारे को। तो ऐसे बहुत सी चीजें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो सर ये सारा का सारा जो है वो सैलरी चैप्टर के अंदर आता है। हाँ, वो जो कैब फैसिलिटी तुम्हें मिलती है ना, वो कैब फैसिलिटी भी इस सर्विस के अंदर ही आती है, तो दैट इज चार्जेबल, ठीक है? ये कहते हैं फ्री है, लेकिन फ्री नहीं होती, उतने का वो काम करवा लेते हैं हमसे। अच्छा जी, तो अब हमें ना जो भी चीजें मिल रही हैं, चाहे वो कैश मिल रहा है, काइंड मिल रहा है, जो भी मिल रहा है एम्प्लॉयर से, ये ना 3 तरीके की चीजें होती हैं। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, ये 3 टाइप्स की होती हैं। जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है ये 3 तरीके की होती है। 3 टाइप्स क्या हैं? सर देने वाले ने तो आंख बंद करके इस तरीके से दिया कि उसने एक ही टाइप की चीज दी है और वो सैलरी का ही नाम दे रहा है इसको, और लेने वाला भी सैलरी के नाम से ही ले रहा है। लेकिन ना, ये जो चीजें दे रहा है इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। फुल्ली टैक्सेबल, इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो चीज ली है वो फुल्ली टैक्सेबल है अपने एम्प्लॉयर से। जैसे आपने कैश लिया अपने एम्प्लॉयर से तो वो फुल्ली टैक्सेबल, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये फुल्ली टैक्सेबल ये चीजें। अच्छा, एक होती है जी फुल्ली एग्जम्प्ट। फुल्ली एग्जम्प्ट यानी कि कोई एक चीज जो तुमने ली है इसके ऊपर एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं नो टैक्स ऑन इट, तो दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। और तीसरा होता है हमारे पास में पार्शियली टैक्सेबल। कुछ पार्ट जो होता है उसका टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल यहां पे भी होता है। अब हमें करना क्या है? हमें यहां पे लिस्ट बनानी है किसकी? टैक्सेबल सैलरी की। टैक्सेबल सैलरी की लिस्ट बनानी है हमने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके। टैक्सेबल सैलरी में ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो टैक्स पढ़ना है ना जी। उसने कुछ भी रिसीव किया हो, इसका मतलब ये हुआ, 1 मिनट के लिए मान लो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने कम्यूटेड पेंशन ली है। अब ये कम्यूटेड पेंशन क्या होता है थोड़ी देर में भी पता लग जाएगा।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कम्यूटेड पेंशन ली है, अब कम्यूटेड पेंशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रोविजन कहते हैं कि ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, तो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालते समय क्या उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें तो वो सैलरी चाहिए जो टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमें नहीं किसी की सैलरी निकालने में कोई भी दिलचस्पी, हमें तो टैक्सेबल सैलरी निकालने में दिलचस्पी है। ये बात समझ में आई? अच्छा सर, तो अब हम इसको देखते हैं कि सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलेंगी। अब हमें सीखना क्या पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें एम्प्लॉयर से, अच्छा, और उनके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस हैं। बात समझ में आई? क्या वो टैक्सेबल है, क्या वो एग्जम्प्ट है, या वो पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जम्प्ट है। तो हम इस तरीके से देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, क्या स्टेटमेंट बोलता हूं? सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव whichever is earlier। आओ इस चीज को ना जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ना एक तरीके से काम करना शुरू किया, आपने 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक काम किया, 30th तक। आपको 30th को सैलरी लेने का अधिकार है, तो आपकी सैलरी ड्यू हो गई, इस बात में कोई शंका तो नहीं है आपको? डू यू हैव एनी डाउट? नहीं जी, ड्यू हो गई। लेकिन ना नेक्स्ट मंथ की 7th को हमें रिसीव हो रही है। नालायक हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले, धीरे धीरे पैसा देते हैं। अगले महीने की 7 तारीख टपा दी इन्होंने हिसाब किताब लगाते समय। बोलो जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स कब मांगेगा, टैक्सेबल कब होगी? है ना? देखो तुम्हें तो सब समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं बोला और तुम अपने आप। सर ये तो बड़ा गंदी बात है, जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आया तो हम टैक्स कैसे दे दें? कुछ आएगा तभी तो देंगे, अपनी जेब से थोड़ी दे देंगे। अरे टैक्स तो तुम्हारा एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा सैलरी चैप्टर में। और ये जो 7 तारीख तक गया था ना, अकाउंटेंट बाबू यही तो कर रहे थे 7 दिनों के अंदर, आपकी टैक्सेबिलिटी, सैलरी टैक्सेबिलिटी निकाल रहे थे, फिर आपका टैक्स डिडक्ट किया और उसके बाद में आपके मुंह पे रिमेनिंग पैसा दे मारा। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब जरा बताना मेरे को, मैं थोड़ा सा ना भूल सा जाता हूं, तो तुम थोड़ा ऊपर वाली सिचुएशन को ध्यान रखते हुए मेरी बातों का जवाब देना। तो मैंने ना 1st से लेकर के काम किया, कब तक? 30 तारीख तक। अब मैं ना अपने एम्प्लॉयर के पास पहुंच गया, मैंने कहा सर, बोले हाँ। मैंने कहा सर मुझे है ना सैलरी की जरूरत है, आप 7 तारीख को दोगे, मेरे को आज ही चाहिए, और 30 दिनों की नहीं 45 दिनों की सैलरी दे दो। हाँ, तो उसने कहा इसका मतलब 15 दिनों का एडवांस चाहिए तुम्हें? मैंने कहा हाँ सर, 15 दिनों का एडवांस दे दो। अब आप देख पा रहे हो, इसको बाइफरकेट अगर मैं कर देता हूं कि 30 दिनों की सैलरी तो हो गई है ड्यू और रिसीव, मानते हो कि नहीं मानते हो? ड्यू भी हो गई एंड रिसीव भी हो गई। लेकिन ये जो 15 दिनों की सैलरी है, नेक्स्ट 15 डेज की सैलरी है, ये सिर्फ रिसीव हुई है, ड्यू नहीं हुई है, क्योंकि सर्विसेज दूंगा तब तो ड्यू हो गई ना, अभी तक तो सर्विसेज ही नहीं दी मैंने। हाँ सर, तो अब बताओ कि मेरी सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो कब होगी? 30th को ही होगी सर। और कितने दिनों की? 45 डेज की। क्यों सर? ये 30 दिनों की तो ड्यू और रिसीव बेसिस पे, और 15 डेज की रिसीव्ड बेसिस पे। तो विच एवर इज अर्लियर का मतलब समझ में आ गया? अब सोच करके देखो, अगले महीने मुझे टैक्स कितने महीने की सैलरी पे देना पड़ेगा? आधा महीना, यानी कि 15 डेज की सैलरी। तो ये बात समझ में आ गई? लिखो फटाफट से इसको। मतलब जब नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, सुनो आगे। तो सबसे पहली जो चीज उसको मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से, दैट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर।
मिनिमम अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है जी। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो, इधर ऊपर देखो सारे। तो ना हमारे पास में है क्या, एक पे स्केल। अब ये पे स्केल कैसे काम करता है दिखाता हूं। 10,000, 2,000, 14,000, 6,000, 26,000, 8,000। 26 में 16 ऐड करना कितने होते हैं? 42। अब यहां क्वेश्चन, मिस्टर एक्स ज्वाइन द सर्विसेज of ABC company as on 1st September 2012 on above pay scale. Compute basic salary for the year कब इसने ज्वाइन किया था? 12 में ना, 17, 18। ठीक है जी। हाँ जी। अब एक बात बताओ, जब इसने सर्विसेज ज्वाइन की 1 सितंबर, अब इसका ना पे स्केल का क्या लेना देना है ये दिखाता हूँ। जब इसने 1 सितंबर सर्विसेज को ज्वाइन किया तो उसकी जो सैलरी थी, बेसिक सैलरी, दैट वाज 10,000 रुपीज। और हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा, हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा। और इसकी सैलरी पे इंक्रीमेंट कितना लगेगा अगले साल? 1 सितंबर 2013 को इसकी सैलरी इंक्रीमेंट लगने के बाद 2,000 रुपए से इंक्रीमेंट लगेगा, 12,000 हो जाएगी। मानते हो? 12,000 हो गई। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक 14,000 ना हो जाएगी। तो 14,000 हो गई कब? 1 सितंबर 2014 को। मतलब हर साल उसी डेट पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, 2,000 का। कब तक? जब तक कि अगला अमाउंट नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितना है जी? 6,000 रुपए का। तो 1 सितंबर 2015 को इसकी सैलरी कितनी हो गई होगी? 20,000, 6,000 रुपए के इंक्रीमेंट के बाद। और उसके बाद में अगले साल कितनी हो गई होगी? 26,000 रुपए पर मंथ हो गई होगी 1 सितंबर 2016 को। फिर 1 सितंबर 2017 आएगा तो इसकी सैलरी जैसे ही 26 पे पहुंच गई, अब की बार इंक्रीमेंट 8,000 से लगेगा। तो कितना हो गया? 26 में 8 ऐड किया हमने तो 34,000। और फिर 1 सितंबर 2018 को इसकी सैलरी कितनी हो गई जी? 42,000। सर ये 42,000 से ज्यादा जिंदगी भर में कभी कमा ही नहीं पाएगा क्या? इंक्रीमेंट मिलेगा ही क्या? नहीं, क्या मिलेगा, लेकिन नया पे स्केल आ जाएगा तब। जैसे कमीशंस आती है ना, पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, तो उसमें नए पे स्केल आते हैं। तो ये पे स्केल कौन निकालता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जी। तो वैसे ये कंपनी भी बना सकती है अपने हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये पे स्केल के हिसाब से हमारे पास में। अच्छा, हमारे को सैलरी कौन से साल की कंप्यूट करनी है बताना जी? 17-18। और 17-18 का मतलब आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे सही लिखा है, ये 1/4/2017 से शुरू हुआ साल जो कि 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है जी। अब मैंने ना क्या किया, 17 और 18 दोनों के ऊपर टिक कर दिया। अब बताओ 17, 1 सितंबर 2017 इस डेट के बीच में डेट आती है या नहीं आती? आती है। ये 1 सितंबर 2018 की इसके बीच में डेट आती है क्या? नहीं आती। तो मैं इस वाली डेट को मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दो सर। तो मैंने जब साल शुरू हुआ ना तो लिखा 1/4/2017।
और फिर यही वाली डेट लिख दी 1 सितंबर 2017, और फिर इससे एक दिन पहले की डेट लिख दी ऊपर, कब आएगी 31 जुलाई, 31 जुलाई, अगस्त 30 अगस्त 2017, और यहाँ पे लिख दिया जब साल खत्म हुआ 31 मार्च। अरे यार, इकतीस अगस्त 2017 और 31 मार्च 2018। सर ये आपने क्या किया, मैंने इस डेट से ना जब साल शुरू हुआ था उस टाइम उसका पहला वाला पीरियड और साल जब खत्म हुआ उस टाइम का पीरियड को बाइफरकेट कर दिया। क्या आप ये बात देख पा रहे हैं? बढ़ने से पहले सैलरी कितनी थी सर? 26,000। बढ़ने के बाद कितनी है? तो क्या मैं यहाँ पे 26,000 और यहाँ पे 34,000 लिख दूं? महीने कितने हैं सर? 6 है। अप्रैल से चेक करना, 5 है पक्का? अप्रैल में 5 है, तो यहाँ पे 7 है। सैलरी बताना जी। 1,30,000, इसके 2,38,000, 3,68,000। ये क्या है जी? फुल्ली टैक्सेबल। कोई शक? किसी भाई बहन या माता को कोई शक? तो ये क्या करा आपने यहाँ पे? कहाँ पर बेटा? तो ये 1,470 to 3,31,318 की। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, हमने ना यहाँ पे सैलरी बढ़ी है, तो बढ़ने से पहले कितनी थी इस साल में, वो निकाला टाइम पीरियड। तो इस साल में इससे पहले 1/4/2000 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का टाइम पीरियड है ना, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे अप्रैल का महीना लिया और जब तक सैलरी बढ़ी नहीं थी वहां तक का टाइम पीरियड लिया, ठीक है। और फिर जब सैलरी बढ़ गई से ईयर जब खत्म हो गया उस टाइम पीरियड तक को काउंट किया। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सैलरी, और फिर बढ़ने से पहले कितनी थी? 26,000। बढ़ने के बाद कितनी थी? 34,000। तो 26,000 5 महीने तक रही और 34,000 7 महीने तक रही, तो एक साल की हमारी सैलरी हो गई 3,68,000। ठीक है, डन। करो फटाफट से। हाँ जी सर, अब अगला लिखना आप, फी, कमीशन, बोनस, और बोनस को लिख लेना ओनली ऑन रिसीव्ड बेसिस, ओनली ऑन रिसीव्ड बेसिस, और इन तीनों की टैक्सेबिलिटी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। जी जनाब, एक बात बताओ, एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा फी भी दी जा सकती है किसी सर्विसेज के लिए, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, और कोई कमीशन बेसिस भी दिया जा सकता है। हमने एम्प्लॉय को बोला देखो वैसे तो तुम्हारी ये सैलरी फिक्स्ड है 10,000 रुपए, लेकिन अगर सेल प्रमोट करोगे या प्रोडक्शन अच्छी करवा दोगे तो तुम्हें कुछ प्रोडक्शन या सेल्स के हिसाब से भी कमीशन मिल सकता है। और बोनस, बोनस क्या होता है? मैंने कहा जी आप लोग मेरे एम्प्लॉई हैं, आप लोग काम कीजिए 12 महीने और सैलरी मिलेगी 14 महीने की, दैट इज नोन एज बोनस, मतलब 2 महीने का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। अब बोनस के लिए एक बात बोली गई है कि बोनस सिर्फ रिसीव बेसिस पे ही टैक्सेबल, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? सपोज, ध्यान से समझना चीज को, हमने क्या बोला? ऑल अदर सैलरी पर्टिकुलर्स आर टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर एक्सेप्ट बोनस। बोनस क्यों? अब देखो ये मेरी एम्प्लॉई है मैडम, ठीक है, तो मैंने ना इनको बोला, मैंने कहा मैडम आप ना काम करना और मन लगा के काम करना, 12 महीने नहीं, मैं आपको 14 महीने की सैलरी दूंगा, 2 महीने की एक्स्ट्रा दूंगा। ये अच्छा सर, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐसा बोला तो ये ड्यू हो गया, अब मेरे पास पूरा साल निकल गया, मैंने इनको 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी,
वादा किया था, लेकिन और उसके लिए इन्होंने कोई काम भी नहीं किया एक्स्ट्रा के लिए। तो उस टाइम पे हमारे पास में ना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं था, लॉ बड़ा लिबरल था। तो क्या हुआ, तो मैंने इनको धोखा दे दिया और फिर भी ये मैंने कहा आपके हक का पैसा तो मैंने आपको दे दिया है ना 12 महीने का। कहती है ठीक है सर। नौकरी छोड़ के भी नहीं गई और बस मन में ही 2 गाली दी मुझे और चलने लगा काम आगे। फिर अगले साल फिर वही, फिर मैंने बोनस नहीं दिया। तो ये कुछ नहीं कह रही मुझे, आपकी बार फिर से 2 गाली। हाँ नालायक को। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो ये तो मेरा काम तो गाली खा करके चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डे वाले अगर ये कहते हैं कि बोनस इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर, तो मैडम रिसीव तो कर रही है 12 महीने की सैलरी और टैक्स पे कर रही है 14 महीने। तो रूल क्या बना दिया गया, 14 महीने की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इनको। हमने कहा बोनस जब रिसीव हो जाए ना, तो एक बात याद रखना क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारी चीजें ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर, लेकिन बोनस Only receive। अगर पेबल लिखा होगा तो टैक्सेबल सैलरी में नहीं। मत लेना, अगर पेबल या रिसीवेबल लिखा हुआ हो। अगर रिसीव्ड लिखा हुआ हो तो ही लेना है, और अगर कुछ ना लिखा हो तो हम उसको रिसीव्ड मानते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर एक्स रिसीविंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ओके। सर आपने बोला वो काम 12 महीने की कर रही थी लेकिन टैक्स 14 महीने का दे रही थी। अगर हाँ, अगर बोनस पेबल बेसिस पे टैक्सेबल होने लग जाए तो तभी हमने इसको रिसीव बेसिस पे ही कर दिया। सर पहले होता था ऐसा? हाँ होता था। ठीक है जी, ओके डन। तो नेट शेल में क्या समझ में आया कि सर बोनस अगर पेबल या रिसीवेबल लिखा हुआ हो तो हमें उसको टैक्सेबल सैलरी के अंदर नहीं लाना, सिर्फ रिसीव्ड बेसिस पे ही लाना। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं फी बता दो क्या होता है? फी क्या होता है जो तू मेरे को देता है? वो तो फी होती है। ऐसे कभी कभी एम्प्लॉय को भी कोई स्पेशल सर्विस के लिए दी जाती है। अब मान ले कोई एक एम्प्लॉय है हमारा, वो मैनेजमेंट अच्छी संभाल लेता है, हमने उसे प्रमोट किया, हमने कहा आपको टीम लीडर बना देते हैं सर, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, इसको हम सैलरी के अंदर फी का नाम दे देते हैं। तो ऐसे फी वगैरह होती है कुछ। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो, यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिस्टर एक्स रिसीविंग सर इसका सेक्शन नहीं है क्या? क्या? इनकी सेक्शन भी है क्या? फीस वगैरह? नहीं अभी कुछ नहीं। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹10,000 पर मंथ, फी ₹20,000 per annum, commission on sales at the rate 10%, commission on production ₹30,000 per annum, यहाँ जो कमीशन ऑन सेल्स है, इसमें सेल्स जो है वो 50 लाख की है, और बोनस इक्वलेंट टू 2 month बेसिक सैलरी। सब कुछ आ गया जो अभी तक पढ़ा है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, जी जनाब, पहले तो तमीज से लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. X for assessment year
जो भी होगा। नंबर 1 उन्होंने क्या रिसीव किया? बेसिक सैलरी कितनी? 1,20,000। नंबर 2 फी कितना? 20,000 पर एनम। नंबर 3 कमीशन किस पे? सेल्स पे। 5 लाख। और ये कितना हो गया? 50 लाख का 10% 5 लाख। और सर प्रोडक्शन पे 30,000 पर एनम। और इन्होंने बोनस रिसीव किया। अब वहां कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ? मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बोनस भी उन्होंने रिसीव किया। कितना? 2 महीने की सैलरी के इक्विवेलेंट, यानी कि 20,000। 2 महीने की बेसिक सैलरी के इक्विवेलेंट। तो हमारे पास सर फाइनल आंसर में ग्रॉस सैलरी कितना आ गया? 7,20,000। यार तुम ना गलत मत बताया करो, कॉपी खराब करा है तुम बाकी लोगों की। 6 लाख ये फुल्ली टैक्सेबल है। ओके सर, इसका कोई फॉर्मेट नहीं आया। ये फॉर्मेट ही तो है, कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? ये बढ़ता जाएगा। सर कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? नहीं सर, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। चले आओ जी, अब लड्डू से थोड़ी सी मिर्ची की तरफ चलते हैं। लड्डू खा लिए ना हमने, बहुत आसान आसान सा था। अब सुनो जी, पेंशन के प्रोविजन। पेंशन का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे की लाठी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला अमाउंट, घर बैठे ही। तो सर पेंशन के प्रोविजन क्या कहते हैं? कहते हैं सर सुनो, अगर आपने पेंशन ली है कम्यूटेड, अनकम्यूटेड या फिर ली है कम्यूटेड। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड में मतलब क्या है, फर्क क्या है? सर इसका मतलब होता है लमसम अमाउंट, और इसका मतलब होता है मंथली। ठीक है ना? यानी कि आप पेंशन फंड में से पेंशन एक बार में ले लेते हो या धीरे धीरे करके मंथली बेसिस पे लेते हो। तो अगर आपने मंथली पेंशन ली तो सर उसके रूल कहते हैं कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। मंथली पेंशन। अगर आपने कम्यूटेड पेंशन ली तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो तो आप इसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मानते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जम्प्ट, यानी कि कुछ भी टैक्सेबल नहीं। और यहां पे एक नोट डाल देंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई
can't receive commuted pension more than 40% of pension fund. हालांकि आपका इस बात से कोई सरोकार नहीं है, ना ही कोई पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मेरा मन किया तो बता दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम कितना कम्यूट कर सकता है 40%। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, याद हो गया। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन कहता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फर्दर वी विल आस्क टू क्वेश्चन। सर, आर यू रिसीविंग ग्रेच्युटी? receiving gratuity on retirement or not receiving gratuity? ये ग्रेच्युटी क्या होता है हम देखेंगे जब आएगा, ठीक है। ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। अच्छा, अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव की है तो रूल्स क्या कहते हैं, प्रोविजन क्या कहते हैं? कि 1/3 ऑफ टोटल पेंशन फंड विल बी एग्जाम। और अगर आपने ग्रेच्युटी नहीं ली है तो रूल्स कहते हैं हाफ ऑफ टोटल पेंशन शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल की जगह आप एग्जम्प्ट लिख सकते हैं, वैसे बात दोनों एक ही है। कैसी रही डायग्राम? अच्छा है सर, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक कुछ समझाया ही नहीं। डायग्राम बनाइए जल्दी से। हाँ जी सर, अब ये पेंशन का जो आपने डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम आप ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। और ये आपको ना हेल्प करेगा, बजाय कि आप इसको लिखते, यहाँ पे बना दिया मैंने इस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या बोला, पेंशन दो तरीके की होती है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। मतलब समझ में आ गया, लमसम या मंथली बेसिस। तो जो मंथली बेसिस है, अगर किसी को पेंशन मिल रही है और मैं ये कह रहा हूं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, डज इट मैटर्स फॉर यू इन द क्वेश्चन? सर हम पूछेंगे ही नहीं, भाई मंथली पेंशन ले रहा है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबके लिए टैक्सेबल है और फुल्ली टैक्सेबल है। सो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होता है मिस्टर एक्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीविंग अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन यानी कि ₹5,000 पर मंथ, तो आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है, 5,000 रुपए को नंबर ऑफ रिटायरिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना है और उसको आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देना है। जैसे कि वो 1 जनवरी को रिटायर हो गया था तो 31 मार्च तक उसको 3 महीने की पेंशन मिली होगी ना, मंथली पेंशन मिली होगी। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मंथली पेंशन का अमाउंट लेना, मान लो 5,000 मिल रहा है तो 15,000 आउटर कॉलम में टैक्सेबल साइड पे लिख देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि उसने पेंशन कम्यूट कराई है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो बात ही खत्म हो जाती है। हम जो उसकी मंथली पेंशन को है वो तो फुली टैक्सेबल कर देंगे, और जो 6 मतलब यहाँ पे 40% से ज्यादा कम्यूट नहीं करा सकता ना, तो 40% का रिमेनिंग का क्या होने वाला है, रिमेनिंग 40% का क्या होने वाला है सर, वो जो है
एग्जाम्प्ट होने वाला है, वो चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं। सर इसमें मैं कोई इस लाइन का मतलब नहीं समझा। आओ मतलब समझते हैं, आ जाओ आ जाओ, मतलब समझते हैं, क्योंकि मुझे भी मतलब समझाने के लिए ना थोड़ी वैल्यूज की सहायता लेनी पड़ती है। आ जाओ, मैंने ये बनाया जी केस 1 आप लोगों के लिए। केस 1, मिस्टर एक्स, कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसका कि पेंशन फंड है ऑफ ₹10 lakhs, 10 लाख का पेंशन फंड है, रिसीविंग मंथली पेंशन ₹5,000 फ्रॉम 1st January 2018। 18 की जगह यहां लिखो अपना जो ईयर है, 1st January 2023 लिख दो, ठीक है जी। एंड कम्यूट %40 of his pension fund on same date अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे? क्या अमाउंट टैक्सेबल है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी जनाब, जरा इधर देखिएगा, उसको कितने मिल रहे थे? 10 लाख उसका टोटल पेंशन फंड था, लेकिन हर महीने कितने उसको मिलनी थी? उसको पेंशन मिलनी थी सर जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। जैसे ही वो रिटायर हुआ 1 जनवरी को, उसने अपना 40% अमाउंट पेंशन का कम्यूट करा लिया, यानी कि पेंशन फंड में से उसने कम्यूटेड पेंशन कितनी कर ली सर? 10 लाख था, 40% कितना रिसीव कर लिया? 4 लाख रुपए, मानते हो? अच्छा, वो हर महीने कितनी पेंशन के लिए एलिजिबल था? 5,000, लेकिन 40% कम्यूट कर लिया, तो अनकम्यूटेड कितना रह गया बता दो? 6 लाख। 6 लाख तो टोटल पेंशन फंड हो गया ना। 5,000 रुपए का, 5,000 पर मंथ की थी ना उसकी पेंशन, तो 5,000 पर मंथ का 60% क्या हुआ? 3,000। ये उसकी अनकम्यूटेड मंथली पेंशन थी, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर उसने कम्यूट करा लिया था और उस अमाउंट के लिए टोटल पेंशन फंड में से उसने 4 लाख ले लिया था, तो अब रिमेनिंग अमाउंट जो अनकम्यूटेड है धीरे धीरे मिलने वाला है ना, तो वो जो 500 रुपए के 5,000 रुपए के हिसाब से उसको 10 लाख रुपए टोटल मिलने वाले थे, तो वो अमाउंट भी तो 5,000 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 5,000 पर मंथ लेते तो आपको 10 लाख रुपए मिलते, लेकिन आपने उसमें से 4 लाख आज ही निकाल लिया, तो भैया वो 5,000 रुपए भी 5,000 कहां रहेगा? वो भी तो मंथली वाला कम हो जाएगा ना। तो वो कितना कम हो जाएगा? 40% तक कम हो जाएगा, क्योंकि 40% हमने कम्यूट करा लिया था, तो 60% क्या है? अनकम्यूटेड है। तो 5,000 रुपए पर मंथ का 60% अनकम्यूटेड कितना हो गया सर? इसको मिले 3,000, 3,000 और 3,000, मानते हो? अब बोलो जी, अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होती है, तो क्या 9,000 रुपए का आउटर कॉलम में लिख दूं? और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, तो 4 लाख में से 4 लाख एग्जम्प्ट हो गया, आउटर कॉलम में नील लिख दूं। अब इसकी पेंशन टैक्सेबल कितनी है? टैक्सेबल पेंशन कितनी है? जल्दी बोलो सर। 9,000। मेरी बात समझ में आई? अब ऊपर वाले डायग्राम को जरा चेक करो, यही लिखा था जो प्रैक्टिकली हमने किया है। क्या लिखा था? अनकम्यूटेड पेंशन कोई भी लेगा, मंथली पेंशन कोई भी लेगा, फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेगा तो बाबूजी वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैक्सेबल क्या होगी? सिर्फ 40% नहीं, सिर्फ
60% अनकम्यूटेड वाला पोर्शन। और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है? मंथली। ये डायग्राम बना लिया था आप लोगों ने? ये क्वेश्चन भी नोट करो जल्दी से, केस 1। सर ये आपने इसलिए किया ना क्योंकि 31 जनवरी 2023 को हमको उसको टैक्सेबल निकालना है। हाँ हाँ, 31 जनवरी, 31 जनवरी नहीं, 31 मार्च को। हाँ, 31 हाँ जितनी बार वो रिसीव करेगा हाँ। उसी अंदर फिर वो टैक्स में करेंगी। हाँ। पूरा जितना भी वो हाँ। पैसे लेना। हाँ। अच्छा जी, अब देखो आगे के केस बनाते हैं। आगे के केस के अंदर क्या लिखा हुआ? आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आ जाओ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर वेरिएशन है। आर यू रिसीविंग ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी? तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा तो ग्रेचुटी तुम्हें दिख जाएगी, वरना तुम क्या मानोगे? नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी। तो नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी के लिए क्या है? अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है तो हाफ जो है वो आपका एग्जम्प्ट है और हाफ टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव की है तो टोटल पेंशन फंड का 1/3 एग्जम्प्ट है और रिमेनिंग टैक्सेबल है। ये रूल याद कर लिया? ये रूल आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो आओ फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। केस 2, मिस्टर एक्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग पेंशन फंड, ये हटा देता हूं अब मैं, हैविंग पेंशन फंड, रिसीविंग मंथली पेंशन ₹5,000 फ्रॉम 1 जनवरी 2023 एंड कम्यूट। अब इसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, तो इसको 6 लाख कर देते हैं, 60% कर देते हैं। 60% ऑफ हिज पेंशन फंड ऑन सेम डेट एंड रिसीव्ड ₹6 lakhs, ठीक है जी, 6 लाख रुपए उसने रिसीव किए। ठीक है जी, अब चेक करो जरा, अनकम्यूटेड पेंशन तो सबकी टैक्सेबल होती है और इसने कितना परसेंट कम्यूट करा लिया था? 60% पोर्शन कम्यूट करा लिया था, तो 40% अनकम्यूटेड रह गया होगा। 5,000 रुपए का 40% कितना आता है जी, बता दो? 2,000। तो अब इसको मंथली कितने मिल रहे हैं सर? 2,000, 2,000 और 2,000। तो टोटल ये टैक्सेबल है पूरा का पूरा। आउटर कॉलम में कितना लिख दूं? 6,000। ठीक है ना? अब कम्यूटेड पेंशन का करेंगे। कम्यूटेड पेंशन में इसने कितना रिसीव किया है जी? सर 6 लाख। ये लो सर, मैंने यहां लिख दिया रिसीव 6 लाख। अब हमें प्रोविजन याद है, ठीक है, तो हम यहां पे एक बनाते हैं वर्किंग नोट। एग्जाम इधर देखो जी, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन of Mr. X, a non-government employee, not receiving gratuity on retirement। ऐसे लिखना है पूरा। ठीक है ना? अब इसके रूल्स क्या कहते हैं सर? हाफ ऑफ टोटल पेंशन फंड। सर 1/3 था।
जब उसने ग्रेचुटी रिसीव नहीं की ग्रेजुटी तो हाफ था ना, चेक करो ठीक से। अब सर टोटल पेंशन फंड, टोटल पेंशन कितनी है इधर देखना। सर एक बात बताओ, अगर आपने रिसीव किया है, अगर किसी अमाउंट का 6 लाख रुपीज 60% है, 6 लाख रुपीज किसी अमाउंट का 60% है, तो बताओ 100% कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 60। हाँ रेसिप्रोकल करके कर लेते हैं, 10 लाख आ जाएगा। मैंने तो जान के ऐसी फिगर दी थी आपको, तो रेसिप्रोकल करके कर लेंगे। 6 लाख इंटू 100/60, सर 10 लाख आ गया। तो अब 10 लाख रुपीज का हाफ कितना होता है? 5 लाख। तो एग्जाम्प्ट में कितना लिख दूं सर? 5 लाख। और आउटर कॉलम में कितना लिख दूं? 1 लाख रुपया। तो इसकी टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी सर? 1,06,000 रुपया। कोई शक? मजा आया? नोट करो। समझ में आई बात? आसान। अब की बारी हमने थोड़ा सा इसको और पेचीदा बना दिया, पेंशन फंड नहीं दिया पूरा। अरे कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में पेंशन फंड टोटल दे दिया था ना। आपकी बारी ज्यादा से ज्यादा वो हमें पेंशन फंड नहीं देगा, लेकिन ये तो बताएगा ना कितना परसेंट कम्यूट किया और कितने रुपए रिसीव हुए, तो उससे निकाल लें। क्या बच्ची? हाँ ऐसा है, 100% कोई नहीं करता, ना कोई देता है, कोई देता भी नहीं है। लेकिन ना क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिस्ट्रिक्शन है 40%, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर देने वाला खुश है और लेने वाला खुश है 100% लेकर के, तो 100% भी मिल सकती है। तो सर उस पे 10 लाख। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हमारे पास है। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹50,000 per month. His basic salary increased by 10,000 from 1st October 2022. During the year, he received 40,000 commission on sales, 24,000 commission on production, 5,000 per month fee, bonus equivalent to 3-month basic salary. On 1st November 2022, he got retired and received ₹7,000 as monthly pension. On 1st January 2023, he commuted 65% of his pension fund and received ₹15 lakhs. Compute income from salary if he is receiving gratuity on retirement. और क्योंकि मैंने आपको ग्रेचुटी के प्रोविजन नहीं पढ़ाए, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी नहीं डाला है। अब क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है। हाँ बोलिए। नहीं, 65% कम्यूट कराया और उसके लिए उनको 15 लाख मिला। हाँ जी करें इसको, क्वेश्चन को आप लोगों को करने का मैंने टाइम भी दिया था। आइए अब इसकी हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. X for assessment year। अब प्रीवियस ईयर 22-23 था ना, तो असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाए। अच्छा जी, तो हमारे पास में क्या है? सबसे पहले सर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उनको पहले कितनी मिलती थी? फ्रॉम 1st अप्रैल। अब इनकी बड़ी कब थी जल्दी बताना? 1st अक्टूबर को। तो अक्टूबर से पहले क्या आता है? 31 अगस्त।
30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक को इनको मिलते थे 50,000 रुपए पर मंथ। अब 1 नवंबर से 1 अक्टूबर से इनको मिलने लगे कितने? 60,000 पर मंथ। लेकिन कब तक? इनकी रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट कब हुई है इनकी? नवंबर को। तो 1 नवंबर तक, यानी कि 31 अक्टूबर लिख दूं यहाँ पे, बेटर है। तो 60,000 इंटू 1 और 50,000 इंटू कितने महीने हैं ये? 6। तो टोटल 7 महीने की इनकी बेसिक सैलरी जो है वो इतनी है। यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 60,000। और क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होती है? जी जनाब, पूरी टैक्सेबल होती है ये। तो क्या मैं आउटर कॉलम में 3,60,000 लिख सकता हूँ? बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। वर्किंग शो नहीं करेंगे तो मानेंगे कि वो आप दूसरे की कॉपी में से आंसर आया है। हाँ, मतलब कुछ भी करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 3,60,000 कैसे आया। हाँ, डेट्स लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 मिनट का काम है, लिख देना। अच्छा ये बताओ कि और क्या मिला था उसको? कमीशन मिला था सर। कमीशन कितने मिले थे? 40,000 सेल्स पे। अब ये अमाउंट दिया ही हुआ है। और क्या दिया है जी? प्रोडक्शन पे कितना मिला था? 24,000, ये भी गिवन है। तो आउटर कॉलम में क्या मैं लिख सकता हूँ? 44,000। 64, हाँ 64,000। अच्छा जी, कमीशन के बाद इनको क्या मिला था? फी मिली थी। कितनी मिली थी? 5,000 पर मंथ। और 7 महीने के मिले होंगे 35,000 रुपए। अच्छा जी, बोनस मिला इनको। अब बोनस के अंदर ना बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि 50,000 इंटू 3 करें या 60,000 इंटू 3 करें। तो लास्ट विड्रॉन सैलरी को ही हम यहाँ पे लेते हैं। नहीं, एवरेज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? 60,000 इंटू 3, 1,80,000। अच्छा जी, और क्या मिला था सर उनको? बोलिए, क्वेश्चन आपके पास में। सर वैसे कुछ स्कैनर्स के क्वेश्चन में ना बोनस के अंदर उन्होंने एवरेज करके भी लिया, तो उसका कोई लॉजिक उन्होंने ऐसे करा अपने लास्ट में। हाँ जी बोलो। पेंशन है इसके बाद में। यस सर। पेंशन पहले तो क्या? मंथली वाली। हाँ जी जनाब। 7,000 है 4 महीने के लिए। अब देखो, मंथली वाली पेंशन कब से मिलनी थी इनको? जल्दी बताओ। इसकी मिली थी 1 नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना? यस सर। 7,000 नवंबर में मिली, दिसंबर में मिली। कम्यूट कब करवाई उन्होंने? जनवरी में। सर 1 जनवरी को कम्यूट कराई थी। मार्च जनवरी। और कितना? 65% कम्यूट कराया, तो 35% रह गया। तो 7,000 का 35% कितना हुआ? 2450। अब हर महीने उनको कितना मिलेगा? 2450। और मंथली पेंशन के रूल्स क्या कहते हैं सर? फुल्ली टैक्सेबल होती है। तो आउटर कॉलम में बताना कितना आ गया? 21350। 21,350। अच्छा, अब पेंशन जो है वो कम्यूटेड वाली है। कितनी रिसीव की गई? 15 लाख। एग्जाम्प्ट कितना होगा सर? हाफ हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा? 1/3, क्योंकि वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जी?
computation of exempted amount of pension commuted वाली where employee was non-government and receiving gratuity on retirement. तो इस केस में क्या होता है, बोलिए? 1/3 of total pension fund shall be exempt. अब सर टोटल पेंशन सर ये क्या है? एम्प्लॉयर इज नॉट गवर्नमेंट। क्वेश्चन में बताया ना मैंने आंसर के अंदर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो। हाँ जी, कितना था? 15 लाख अगर किसी अमाउंट का 65% है, 65 है ना, तो बताइए 100% कितना होगा? 23,007 तो निकाल लेते हैं 15 लाख इंटू 100 बाय 65। 230 769 2 23,07,000 692 का 1/3 कितना आता है? 769 231। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये अमाउंट अगर कभी रिसीव्ड अमाउंट से ज्यादा आ जाए, मतलब मान लो यहाँ पे 21 लाख आ जाता, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम रिसीव कर रहे हो 15 और 21 की एग्जामिशन ले लो, तो इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा कितना? 7,69,231 माइनस होने के बाद आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 730,769 टोटल है 752। अभी आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। टोटल सैलरी, हाँ, पूरी सैलरी का टोटल यहाँ पे आप लिख देंगे, जो ऊपर से नीचे तक हम करते हुए आ रहे थे। वट एवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये सारे प्रोविजन धुल जाएंगे आपके यदि आज आप जा करके रिवाइज नहीं करेंगे, और जितने चैप्टर्स की पेंडेंसी बनती रहेगी, सिरदर्द की गोलियां उतनी ही ज्यादा खानी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। इसलिए धीरे धीरे सारे प्रोविजन यहाँ पे खाते रहो, घर जा करके जुगाली करते रहो। निकालना नहीं है नालायक, कह रहा निकालते रहो। मैंने तो निकालते रहो। सुनो, कहने का मतलब ये है कि सारे प्रोविजन बेटा देखो, तनिष्का जी दीदी सुन लीजिए, भावुक हो जाती हैं बहुत जल्दी। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ और भी कह रही, पता है आपका, आप रोज वही भाषण देते हो। देखो ऐसा है बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा हमारे पास में जो हमने प्रोविजन आज पढ़े हैं ना, अब आज पेंशन के प्रोविजन पढ़ेंगे, कल ग्रेचुटी के प्रोविजन पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का एक ना सीक्वेंस में तुम्हें बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम प्रोविजन पढ़ते जाएंगे ना, कैपिटल गेन के अंदर क्या किया था हमने, कैपिटल गेन के अंदर एक चीज होती थी, उसके ऊपर हम क्वेश्चन बना देते थे, हो जाता था, एक छोटा सा फॉर्मेट था। इसका फॉर्मेट बहुत लंबा जाता जाएगा। जैसे मैंने आपको 5-6 चीजें आज पढ़ाई, अब अगली क्लास में ग्रेचुटी पढ़ाऊंगा, अलाउंस पढ़ाऊंगा,
तो अलाउंसेस और ग्रेचुटी मिल करके क्या ये सारे जो आज पढ़ाए हैं ये छूट जाएंगे? नहीं, ये भी आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि सैलरी स्लिप तो मतलब होता है ना सब कुछ। तो जितना जितना पढ़ते रहेंगे हम उतने उतने के ऊपर क्वेश्चन बनाते रहेंगे, पुराने वाले पॉइंट्स को भी बीच में उठाते रहेंगे और प्रोविजन पुराने वाले याद रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर प्रोविजन पढ़ने ना मेरी बच्ची, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, इसमें 1 2 3 पॉइंट, जैसे आज हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, पेंशन तक पढ़ा हमने, अब अगली क्लास में अलाउंसेस पढ़वाऊंगा, अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगा, फिर ग्रेचुटी पढ़ाऊंगा, तो ग्रेचुटी के अंदर भी क्या क्या वेरिएशन होती है वो पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। Whatever we are receiving from our employer is known as income from salary, and there is no limit of receiving amount from employer. So we don't have till now, till today, we don't have any format. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर एक रिक्वेस्ट जी बोलिए। सर मतलब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी ना बीच में, तो मैं आती नहीं थी, तो उसके बाद में मंदिर जा रहा था, तो सर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा मतलब फैमिली के साथ। एक सेकेंड ठहर जा जरा, इस क्लास को बंद कर दूँ, खाम खा रिकॉर्ड हो जाएगी बात। हाँ